हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे क्लासेज। हम इस वीडियो में जनरल साइंस फिजिक्स के 300 एमसीक्यू प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ये प्रश्न उन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनमें भी जनरल साइंस आती है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें मुख्य रूप से फिजिक्स के टॉपिक जैसे मात्रक, गति, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ की अवस्था, ऊर्जा, सरल आवर्त गति, पृष्ठ तनाव, ध्वनि तरंगें, ताप, ऊष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत, सेल, चुंबक, परमाणु, सौरमंडल, फिजिक्स के आविष्कार, विद्युत चुंबकीय तरंगे पूरी तरह कवर किए गए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है पारसेक इकाई है, तो पारसेक भी दूरी की इकाई होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। बी है अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, तो ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई होती है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत है, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती बल्कि ताप की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई होती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो हम देखेंगे बल एवं दाब, इनके विमीय सूत्र अलग अलग होते हैं। कार्य एवं ऊर्जा का एक समान विमीय सूत्र होता है, आवेग और संवेग का भी समान होता है और भार एवं बल का भी एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अदिश राशि है, तो इन चारों में से कौन सी अदिश राशि है, ऊर्जा, बलागुण या संवेग। तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब केवल जिसमें परिमाण हो और दिशा का ज्ञान न हो, तो ऊर्जा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान हो। तो यहाँ पर वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई दिया हुआ है, तो इसमें से केवल वेग जो है वो सदिश राशि है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, और उसमें अगर वेग का भाग दे दिया जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, द्रव्यमान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, तो शून्य का मतलब निर्वात में, तो त्वरण समान होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा, समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। तो यहाँ पर हमें सूत्र याद होना चाहिए, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल दिया हुआ है 5 न्यूटन और द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम, तो त्वरण ज्ञात हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है, तो ये जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो जब अश्व रुका हुआ है तो
अश्व और उस पर बैठा हुआ अश्वारोही दोनों विश्राम जड़त्व की स्थिति में है, यानी कि विराम की अवस्था में है। जब अश्व अचानक चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर जो यात्री है, उस पर सवारी है, वो पीछे की ओर गिर जाएगी, क्योंकि वह विराम अवस्था में है और उसने अश्व ने एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ कारण होता है विराम जड़त्व यानी विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसे न्यूटन की गति के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, यानी यहाँ पर जड़त्व का नियम लग रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बल का गुणनफल है, तो बल जो है वो त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ये सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान लगभग 10 होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर 9.8 होता है, यानी कि ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो वहाँ पर शरीर का वजन सर्वाधिक होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, तो वहाँ पर भार भी 1/6 गुना हो जाएगा, यानी यदि पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भाग 1/6 यानी कि 100 न्यूटन होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 29.4 भार, तो द्रव्यमान कितना होगा? तो भार का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8, तो 9.8 का अगर हम 29.4 में भाग लगाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो चंद्र तल पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, इस कारण वहाँ पर व्यक्ति अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन निकालने के लिए हमें इससे गुरुत्वीय त्वरण 9.8 से गुणा करना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 27 है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो यहाँ पर जब हम तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का आयतन जो है वो घटेगा। उसके बाद में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद अगर तापमान को हम और कम करते हैं तो आयतन वापस से बढ़ने लगेगा, यानी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो पानी जो है वो जमने पर फैलता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण बोतल टूट जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में जो है वो घर्षण कम होता है, सड़क में घर्षण अधिक होता है, इसलिए हमें बर्फ़ पर चलने में दिक्कत आती है, यानी डी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़, तो समुद्री जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है, इस कारण से समुद्र में जब जहाज़ आएगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, इसलिए यह पानी में तो डूब जाती है लेकिन पारे में तैर जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि बी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग समुद्र से ऊपर, यानी समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इस वजह से वे आपस में चिपक जाते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो उसका कारण ये होता है कि वहाँ पर वायुदाब में कमी होती है, इस कारण से स्याही जो है वो बाहर निकलने लगती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई की जगह पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अंदर का दाब अधिक होता है और बाहर का दाब जो है वो कम रहता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन 41 है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। तो यहाँ पर जब भी वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर तूफान आने वाला है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। इसका आंसर हमारा बी सही होगा, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। तो वहाँ पर वायु दाब घट जाता है और गुब्बारे के अंदर का जो दाब है वो अधिक हो जाता है, इस कारण से गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है। तो सूर्य में ऊर्जा का सृजन जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी जब घड़ी में भरी जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थों में जो है वो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़ा, इन सब में गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींचा हुआ धनुष इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv² और v का यहाँ पर स्क्वायर है, तो जितनी गुना वेग बढ़ेगा उसका स्क्वायर करने पर हमें गतिज ऊर्जा उतने ही गुना बढ़ जाएगी, यानी उसके स्क्वायर के गुना में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 2 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा तो 9 गुना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिरने से बचाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 है, यानी इसका आंसर जो हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है,
एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो जब त्वरित गति से लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तब उसे अपना भार वास्तविक भार से कम महसूस होगा, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 गुना होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है? तो लोलक की जो कालावधि होती है, टाइम पीरियड, वो निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, यानी धागे की लंबाई पर निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक का जो तार होता है या धागा होता है उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है उसके सतही तनाव के कारण, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है? तो तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर केशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, श्यानता की इकाई है? तो श्यानता की इकाई जो है वो पॉइस होती है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है? तो उत्प्लावकता के सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ जो है वो प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है? तो प्राश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्वनि तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे जो है वो लंबवत तरंगे होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो मनुष्य के लिए श्रव्य परिसर की तरंगे जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी? तो दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड ही चाल रहेगी, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल अधिक घनत्व वाले माध्यमों में अधिक होती है, तो यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व वाला माध्यम है इस्पात, यानी इसमें चाल सर्वाधिक होगी, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग? तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो 100 डेसिबल का शेर जो है वो किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के समान होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि की गुणता के आधार पर, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो वायुयान की चाल जो है वो
664 मीटर प्रति सेकंड होगी। 76 है डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। तो डेसिबल का इकाई का उपयोग जो है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो इको साउंड परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार जो है वो नौसंचालकों द्वारा पनडुब्बियों में उपयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसे जो है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो केल्विन के अनुसार अगर केल्विन पैमाने पर हम मापें तो मनुष्य के शरीर का सामान्य माप होगा 310 केल्विन, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे, तापमापियों में एक ही तापमान होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो यहाँ पर सभी आंसर जो है फ़ारेनहाइट में दिया गया है और मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है डिग्री सेल्सियस में, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लोहे का गुटका अधिक ठंडा हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो पारा, पानी, ईथर, बेंजीन में से सबसे अच्छा चालक जो है वो पारा होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है। तो दोनों परतों के बीच में संपुटित वायु उपस्थित होती है, जिसके कारण ऊष्मा का संचलन कम हो जाता है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान कम हो जाएगा, जिसके कारण ये दो परतें अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है वो ताप को कम अवशोषित करता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्रा में चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरी मिति में होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। तो तेज़ हवा वाली रात्रि में जो है वो वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, इस कारण से तब वाष्प नहीं बन पाती, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या होता है। तो आर्द्रता अधिक होने पर पसीना जो है वो वाष्पित नहीं हो पाता, इसके कारण मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वथनांक से पूर्व ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को जो है वो वाष्पीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, यानी
यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। तो भाप में जो है वो गुप्त ऊष्मा, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पुष्टि करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो माध्यम का अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकाश की गति जो है वो बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रकाश की गति है। तो इनमें से प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण का कारण होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इस कारण से सूर्य ग्रहण होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन घटित होता है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन की घटना के कारण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के ही बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। स्नेल के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं sin i/sin r बराबर होता है n/2। तो यहाँ पर अपवर्तनीय सूचक का मान हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण होगा। तो यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण 2θ होगा, यानी इसका 2 गुना होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो हीरे से कांच में या जल से कांच में या वायु से जल में या वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो यहाँ पर हीरे से कांच में जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, इस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित। बाकी सब में विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है, यानी वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी तकनीक जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, इंद्रधनुष के कारण होता है। तो इंद्रधनुष में 2 घटनाएं होती है, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल के कण, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो
लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस कारण से इसका उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो आकाश के परावर्तनता जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है, यानी बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनने की घटना परिघटित होती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो मोटर कार में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग ग्लास के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की लंबाई से आधी लंबाई का दर्पण प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि आधी लंबाई का दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उसका आधा 0.75 मीटर का दर्पण की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाएंगे तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में अगर हवा का बुलबुला बनता है तो ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, धूप के चश्मे की क्षमता होगी। तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो इसके फोकस की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि इसका हमें सूत्र भी याद रखना चाहिए, पावर का सूत्र होता है 1/f, यानी कि 1 बटा फोकस दूरी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, तो कोई वस्तु जिस रंग को परावर्तित नहीं करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा, परावर्तित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं। तो मूल रंगों के नाम हमें याद रखने हैं। मूल रंग होते हैं नीला, हरा और लाल। क्वेश्चन नंबर 133 है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। तो लाल, हरा व नीला ये तीनों जो है वो मूल रंग होते हैं और इनको जब आपस में मिला दिया जाता है तो बनने वाला रंग सफ़ेद रंग होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, आइरिस का क्या काम होता है। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो इसकी तुलना फिल्म से की जा सकती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके,
तो आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है, तो यह कूलोम का नियम होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कूलोम का नियम। क्वेश्चन नंबर 145 है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के। तो एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उसके विभवांतर के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, विभवांतर को। क्वेश्चन नंबर 146 है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, अति चालकता का लक्षण है? तो अति चालकता का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 149 क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो तांबे का मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है और चालकता उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 150 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती हैं तो दो वस्तुओं के बीच में आपस में जुड़े होने पर भी आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों पर विभव का मान एक समान होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में पूरी विद्युत धारा भूमि में चली जाएगी और हमें शॉक नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, विभवांतर का मात्रक होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत माना जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। 155 क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में पंखे बल्ब या कोई भी उपकरण जो है वो हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? तो ये ओम का नियम होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I या फिर V बराबर IR, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, यदि 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3 प्लस 1/6 को अगर अपन सोल्व करेंगे तो उल्टा करने पर इसका आंसर आ जाएगा 2 ओम, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में जो है वो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो कार बैटरी में जो है वो विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक है? तो वोल्टीय सेल के आविष्कारक एलिजांड्रो वोल्टा है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, शुष्क सेल है? तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा, गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 166 है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम जो है वो फैराडे ने
क्वेश्चन नंबर 167 है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु हैं। विद्युत फ्यूज में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, यानी कि जो विद्युत फ्यूज में जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है उसका प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए और गलनांक भी निम्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 168 है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये जो पदार्थ होती है वो टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो बिजली का जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, वो उसका फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 171 है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान लिखिए। तो 100 × 10 × 1 कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 वाट, जिसको अपन 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, क्वेश्चन नंबर 172 है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173 है निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। तो क्रोमियम जो है विद्युत अनुचुंबकीय होती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है निम्न में से कौन विद्युत क्वेश्चन नंबर 174 है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो लोहा, निकल और कोबाल्ट ये प्रतिचुंबकीय नहीं होते, बिस्मथ प्रतिचुंबकीय होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का उपयोग जो है वो जनित्र बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 177 है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम के ऊपर काम करती है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 है परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है, यानी कि परमाणु क्रमांक निर्धारित करने के लिए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को देखा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 तो टोटल हो जाएगा 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 184 है नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज है वो एंडरसन ने की थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 188 है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो वो 1 यूनिट ऋणावेश यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश को वहन करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण जो है वो तत्व में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो हल्के नाभिक जब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193 193 है
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन की सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें तीनों उत्सर्जित करता है, यानी उपयुक्त सभी डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका उपयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 197 है, परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अनियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया का उपयोग बम बनाने में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201 है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो डायोड जो है वो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है वो जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, त्रिविमीय चित्र में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एडविन हबल ने यह सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड जो है वो प्रसारित हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210 है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 211, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा है? क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 214 है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 215 है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 216 है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, सूर्य की सतह का तापमान जो लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 217 है, सूर्य के सबसे निकट तारा है? तो सूर्य के सबसे निकट तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 218 है, नेपच्यून की खोज की? तो नेपच्यून की खोज जो है वो गैले ने की थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 219 है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 221 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 222 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमसे तारा पूछा गया है, तो पृथ्वी के सबसे समीप तारा जो है वो सूर्य है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी का ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 224 है, हेलिका धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये 76 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि हमें 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 225 है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा, तो मनुष्य ने पहली बार चांद पर 1969 में कदम रखा था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 226 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 227 है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 228 है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन का समय लेती है, यानी 365 सहित 1/4 दिन का समय लेती है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 229 है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है, IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को 134340 नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 230 है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो मीथेन जो है बृहस्पति के वायुमंडल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 231 है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है, तो एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 232 है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 234 है, कॉस्मिक किरणों की खोज की, तो कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की थी, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 235 है, रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक जो है रॉबर्ट वॉटसन है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है वो न्यूटन है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 237 है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 238 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो जेल बेयर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 239 है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स ने जो है विमान का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 240 क्वेश्चन नंबर है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार जो है रोंटगन ने किया था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 241 है, परमाणु बम का विकास किसने किया, तो परमाणु बम का विकास जो है वो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, अब तो मूवी बन चुकी है इनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 242 है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, तो प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है वर्नस वॉन ब्राउन ने किया था, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 243 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो हाइड्रोजन बम जो है वो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 244 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल और रुस्का ने किया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 245 है, स्कूटर के आविष्कारक है,
तो स्कूटर का आविष्कारक जो है वो ब्रॉड शो है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, तो यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टिनोमीटर कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 249 है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 250 है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 251 है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रेडिएटर का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, तो डिक्टाफोन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, सब जानते हैं आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 है, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है, तो स्थलीय विकिरणों के कारण, क्योंकि टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है, जिसके कारण मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 256 है, ध्वनि का एक क्षण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, पिच जो है ध्वनि की वो आवर्ती पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 257 है, अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है, दूरदर्शक के लिए अधिक होता है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो R/3 हो जाएगा, सूत्र लगा के निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 259 है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है जब पंखा चलता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 है, कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, तो एक्स किरणें और गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, तो एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 263 है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता जो है केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, लेकिन न तो तार की लंबाई पर निर्भर करती है और न ही उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 265 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आपेक्षिक पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है, तो आपेक्षिक पारगम्यता विमा रहित राशि होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। नंबर 268 है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण किसी पानी के तल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है, परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी केवल एक आपतन कोण के लिए, जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 271 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो एक केल्विन मापक्रम न्यूनतम ताप द्योतित करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 272 है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? तो यदि एक पिंड सरल आवर्त गति से गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 273 है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रेक्षित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, यानी कि जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तब इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 274 है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की विमा एक समान होती है। घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, इन दोनों की जो है विमा एक समान नहीं होगी। फोकस दूरी एवं ऊंचाई, इन दोनों की भी विमा एक समान होगी और गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल की भी विमा एक समान होगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 275 है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी जो है विस्थापन और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ है, तो ये गति को निरूपित करेगा, एक समान गति को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, तो माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। बाकी क्वेश्चन ऑप्शन बी है, माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गलत है। ऑप्शन सी है, माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है, तो माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन ए हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 270 है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी होता है और सबसे खराब जो चालक होता है वो सीसा होता है, यानी कि चालक है ही नहीं मतलब, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 278 है, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक तो निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, इसलिए अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 280 है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? तो ये जो है पराबैंगनी विकिरण कहलाती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 281 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता, तो ये गलत है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता, ये भी गलत है। और तीसरा है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है, ये भी गलत है। तो तीनों गलत हैं यहाँ पर। तो क्या पूछा है यहाँ पर, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो तीनों सही नहीं है, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। दूसरा है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा। तो यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सही है हमारा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 3 सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 283 है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 है, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल है। सी ऑप्शन है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 285 है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है, तो जितना कम क्षेत्रफल होता है दाब उतना ही अधिक होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल
केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में जो उन्होंने कार्य किया था उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जो है वो जेसी बोस ने किया था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 289 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर दाब, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 290 है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म इसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये एस रामानुजन की जीवनी पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 291 है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो बोसोन कण का संबंध जो है वो एस.एन. बोस के नाम पर है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 292 है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है? तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, यानी गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। तो ये अपने 292 क्वेश्चन टोटल हमारे यहाँ पर समाप्त हो गए, और आगे हम जो है वो बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। बायोलॉजी के लगभग 800-900 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस 800-900 के आसपास हम करवाएंगे। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो आगे भी आपको मिलें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।